हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं अर्चना गौतम। हम लोगों ने अभी एक बहुत ही क्या कहते हैं कमाल का शूट जो है खत्म किया और अर्चना के साथ कुछ पर्सनल टॉक्स हम आज करने वाले हैं। अर्चना, थैंक यू सो मच रुकने के लिए पहले तो। एंड पहली बात तो थैंक यू सो मच प्रवीण कि हम लोगों ने जो शूट किया है ना वो मतलब ब्लास्ट है। आई नो और वन ऑफ माय फेवरेट लुक्स मुझे लगता है आज हमारा तीसरा शूट है साथ में। आई थिंक तीसरा या चौथा शूट है लोगों का शूट है। और जैसे कि आप देख रहे हो मेरा जो लुक दिया हुआ है वो लास्ट का लुक था क्योंकि हम लोगों ने कुछ स्मोकी किया हुआ था और मैंने बहुत एंजॉय किया शूट को और बहुत मजा आया। बहुत, मेरे को भी बहुत मजा आया एंड आई कांट वेट आप लोगों के साथ जो पिक्चर्स आएंगी करने के लिए। बट यार हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और इतने टाइम हमने शूट भी साथ में किया, लेकिन ये बातें नहीं हुई यार जो मैं आज पूछना चाह रहा था कि अर्चना का स्टार्टिंग मुझे बताओ, बचपन मेरे बताओ, घर पे कौन कौन है? हमने कभी बात ही नहीं की इस बारे में क्योंकि तुमने अपना पॉडकास्ट बनाया ही नहीं। पॉडकास्ट बनाना बहुत जरूरी था तो फाइनली तुमने बनाया और मैं आज हाजिर हूँ तो आपके जरिए मैं अपनी लाइफ की स्टोरी भी शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में जो है मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और मेरे 3 भाई हैं। राइट। मैं हूँ उनमें से एक भाई को तो हमने बिग बॉस पे चमकते हुए देखा था, है ना? तो 2 भाई और हैं अच्छा, जो अनचमकीले हैं। क्यों? उनको तो क्या कहते हैं वो ग्लैमर में, सोशल मीडिया में आगे नहीं आना है? कुछ भी नहीं, वो मतलब थोड़ा शाय नेचर के हैं तो वो थोड़ा घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बट वो छोटे हैं या बड़े? छोटे हैं, मतलब मेरे तीनों भाई बहुत छोटे हैं। अच्छा। मतलब मेरे से सब छोटे हैं। ओके। और मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके। और मम्मी पापा और डॉगीज हैं, मौसी मासी हैं। राइट। तो ये सब लोग हैं मेरे घर में। तो ये एक छोटी सी फैमिली है। राइट। तो यहाँ से हम लोग मतलब मेरे जो पापा थे वो पुलिस में थे। ओके। तो हम लोग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जैसे PTS में हम लोग रहा करते थे, जहाँ पे पुलिस क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो हम लोगों का जो बचपन बीता है राइट, वो वहीं बीता है। बट मैंने सुना है कि जो पुलिस या आर्मी या ऐसी जो जॉब्स होती है इस पे बहुत ट्रैवल होता है। तो आपका भी बचपन लाइक घूमते फिरते निकला या एक ही जगह थे? एक्चुअली जब मैं मम्मी के पेट में थी तब मैं सीतापुर थी क्योंकि पापा की पोस्टिंग सीतापुर थी। फिर सीतापुर से ट्रांसफर होके मेरठ हुई थी। ओके। बट पैदा मैं मेरठ में हुई थी तो मतलब लाइक हाँ हमारा मतलब थोड़ा इधर उधर चलता रहा था क्योंकि पुलिस का क्या होता है कि कभी एक जगह सेटल नहीं होता। राइट। तो कहीं सीतापुर, कभी मेरठ, कभी हापुड़, मतलब इस जगह हम लोग ट्रैवल करते रहते थे। तो ये जो रौब दाब हमने देखा है बिग बॉस में, हम सभी लोगों ने अर्चना को इतना पसंद किया है, तो ये सब पापा का वो पुलिस वाला वो सीखा हुआ है? मुझे भी लगता है कि वही जीन्स में है दबंगी। हाँ, वो राइट वर्ड है। तो वही दबंगगिरी मेरे में भी है। तो ये दबंगगिरी बचपन में भी हड़काया लोगों को, लड़कों को? एक्चुअली मैं ना पापा की बाइक चलाती थी तो मेरे पापा की बाइक TVS विक्टर थी। okay. ब्लू कलर की। फिर पापा ने पर्पल कलर की खरीदी तो मैं बाइक चलाती थी। तो मतलब कभी मैंने ना अपने आप को लड़की नहीं समझा, लड़का समझा। हाँ. तो बाइक पे चला के अपने भाई को पीछे बैठा के, और जो गाय भैंस भूस खाते हैं ना, जो चारा खाते हैं, उसको मेरा भाई पीछे पकड़ता था। हम लोग भूस लेके आते थे, चारा लेके आते थे भैंस के लिए। तो मतलब मेरा जो अंदाज रहा है ना स्टार्टिंग से वो वैसा ही रहा, दबंग वाला रहा है। तो ऐसा भी हुआ है कि भाइयों ने बहन की वो कहते हैं छत्र छाया में मतलब फुल बदमाशी की हो कि बहन देख लेगी दबंग बहन है, तो हुआ ऐसा? मतलब मेरे भाई बेचारे खोपचे में घुस जाते थे और सारा दबंगिरा मैं ही दिखाती थी। एक्चुअली क्या होता था, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ, शायद मैंने किसी चैनल पे बताया भी नहीं है, मैं आपके चैनल पे बताना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारी भैंस हुआ करती थी तो वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ना सतरेली कुत्ते होते हैं। okay. सतरेली कुत्ते मतलब बहुत खतरनाक कुत्ते जो मतलब बच्चों को काट लेते हैं, आदमी को काट के मार जाते हैं। तो मैं भैंस को घुमाने लेके गई तो हमारे एरिया में ना सतरेली कुत्तों का आक्रमण हुआ। बट मेरे पास कुछ चारा नहीं था, वहाँ से भोगते भोगते आ रहे थे, मैं बहुत डर चुकी थी। तो मैंने क्या अकेले थे मतलब कोई नहीं थी? हाँ, कोई नहीं था। तो मेरी भैंस ना बहुत सीधी थी, तो मेरी भैंस का नाम था भोली। ओके। ये अर्चना के साथ ही हो सकता है। तो मेरी भैंस का नाम था भोली। तो अभी की टेंशन थी कि क्या करूं, पेड़ पे चढ़ भी नहीं सकती थी। तो मैंने क्या किया, भैंस के मतलब पीछे जो उसका पैर होता है ना, उस पे पैर रख के मैं भैंस के ऊपर बैठ गई, जिससे कि मैं कुत्तों से ना बच सकूं। तो मतलब उस टाइम पे मतलब मेरे जो सांस थी ना वो यहाँ तक थी। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर आज गई भैंस ने थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर दिया मैं नीचे गिरूंगी। और नीचे भैंस ने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया कि उतारा, लात मारी या कुछ भी नहीं। वो बहुत भोली थी। बस वो इधर उधर ऐसे करती रही कुत्तों को।
फाइनली मेरी जान बची। तब पापा लेके आए डंडा वंडा, तब उन सतरेली कुत्तों को भगाया, बहुत सारे, और मैं बची बहुत ज्यादा, मतलब वो ऐसे थे भेड़िए जैसे कुत्ते थे वो। डैम। तो फाइनली मेरी जान बच गई। तो वही था, वो मेरा ना लाइफ का सबसे ज्यादा खतरनाक सीन था अब तक का, जो मैंने आज तक किसी को और नहीं इस टाइम पे बताया। आप कितने साल के थे? मैं ना ऐसा ही 5th क्लास में, अच्छा, मतलब वो 6th क्लास में छोटी थी, लेकिन तो तब भी दबंग स्टाइल तब भी एकदम। था। मतलब मेरा हमेशा से मतलब बॉय कट था। मेरे पापा मुझे लड़कों जैसे रखते थे, तो छोटे छोटे बाल होते थे। हाँ। पापा खुद ही काटते थे, क्योंकि बाहर नाई वाला पैसा लेता, Right. तो पापा खुद ही कैंची चला के मेरे छोटे छोटे बाल काटते थे। हाँ। ओके, तो कैसा रहा, ब्रिंगिंग कैसी रही? मतलब जैसे आप कह रहे हो कि पुलिस वाला ज़्यादा एनवायरनमेंट था, तो मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी थी या कैसा एनवायरनमेंट था? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि पापा ने हम लोगों को ना स्टार्टिंग से मतलब खुला वातावरण दिया है। बस थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरी पापा की इतनी बड़ी जॉब नहीं थी कि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके। उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती थी, तो हम लोग ना हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की हम लोगों ने। पूरे मतलब भाई भी तो सब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। हाँ। अभी मेरा जो सबसे छोटा भाई है, क्योंकि अब मैं इस काबिल बन गई हूँ कि मैं अपने भाई को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकूँ, हाँ। तो अभी वो 9th में आया हुआ है। ओके। तो मैं उसकी फीस मैं देती हूँ, तो मैं अपने भाई को पढ़ाती हूँ इंग्लिश मीडियम में। जो मेरे दोनों भाई हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो बस ये थोड़ा सा रहता है कि काश पापा की बहुत बड़ी जॉब होती तो मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ती, और फिर पर मैंने इंग्लिश की जरूरत ही क्या है? अर्चना ने वैसे अपना इतना दबंगी पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड फैलाई हुई है। हाँ वो तो है, बट वो कहते हैं ना लाइफ में आप सब कुछ कर लेते हो, बट एक चीज़ का अफसोस हो जाता है। राइट। बट ये है कि अफसोस नहीं है, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल लर्न कर रही हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो 2024 है, इस 2024 में मैं इंग्लिश सीख लूँ और बेहतरीन परफॉर्मेंस दूँ जब भी स्टेज पे आऊँ, चाहे वो किसी भी माध्यम का स्टेज हो। राइट। तो मैं उस पर मेहनत कर रही हूँ। दैट्स नाइस। तो उसके बाद मतलब अपने जो स्टोरी है आपकी, जो आपका चाइल्डहुड रहा है, इसके बाद ये सपने कैसे रहे कि मुझे ग्लैमर वाली दुनिया की तरफ जाना है? मतलब पहले मॉडलिंग की थी या बिग बॉस से पहले की जर्नी? हमने कभी इस बारे में बात ही नहीं की। हाँ। तो सीधा बिग बॉस था? नहीं, बिग बॉस तो था ही नहीं। Right. एक्चुअली मुझे क्या था, देखो पता है, एक लड़की जब छोटी लड़की आती है, छोटे गांव से आती है, तो जब इंडस्ट्री में आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक तो अमीर होनी चाहिए, हाथ में BMW होने चाहिए, फ़ोन वोन होने चाहिए, इंग्लिश बोलनी चाहिए, स्टाइल होना चाहिए। बट मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं झिल्ली टाइप की लड़की थी, देसी टाइप की लड़की थी। Right. आ गई मैं कि अपना सपना सच करने के लिए। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बनूंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे से भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तो मॉडलिंग का कभी नहीं सोचा? कभी नहीं। कभी नहीं। बट फिर ऐसी सिचुएशन बन गई कि मेरी कंपनी बंद हो गई, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। इंग्लिश कंपनी के लिए। मतलब? मैं जॉब करती थी, रियल एस्टेट में जॉब करती थी। ओके। तो वो बंद हो गई, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। फिर मैं घर आ गई, फिर एक शो में, मैंने रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे रवि किशन सर ने मुझे बोला कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए। उन्होंने एक सपना दिखाया। फिर मैं मुंबई आई। मुझे लगता है कि मुझे मेरे सपने खुद ही पूरे करने पड़ेंगे। Right. तो मैं फिर घर से, मम्मी ने मुझे भगा दिया कि तू जा मुंबई। बट पैसे सपोर्ट कर लेके। रहे थे? हाँ, मम्मी मुझे सपोर्ट पापा ने भी करती मना थी। नहीं किया? मम्मी ने भी? पापा थोड़े से कहते हैं ना, बात थोड़ा सा डरता है कि मुंबई भेज दिया, कल को बेटी कुछ अकेले गलत जा हो रही है। गया। हाँ। और बहुत सारा चीजें होती हैं, जैसे दिल्ली Right. में आप देखते हो किसी का रेप हो गया, ये हो गया, कि बॉम्बे में ऐसा कुछ हो गया, तो हमारे तो एक लड़की है। तो ऐसा पापा डरते थे। बट मम्मी का क्या था कि मम्मी ना मुझे कहती थी कि तेरे सपने हैं ना, तो तू पूरे कर, क्योंकि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। तो मम्मी ने गहने गिरवी रख के मुझे मेरठ से भगा दिया मुंबई के लिए। मैं आई, छोटी सी थी, छोटे छोटे बाल थे, और मतलब ऐसा लगेज ऐसे पकड़ती थी कि कोई चोर ना का मतलब मेरे चोरी करके ले जाए। फिर उसके बाद मैंने कहा कहाँ रहूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे पास नोकिया 2200 या 2900 समथिंग 2700 हाँ, जो शुरू वाले फोन थे वो। हाँ। उसमें मैंने सर्च किया एकता कपूर प्रोडक्शन हाउस। उन्होंने बोला अंधेरी वेस्ट। तो मैंने कहा आंटी जी ये बताओ ये कहाँ है? ये कह रही है अंधेरी वेस्ट। कह रही बेटा अंधेरी। मैंने कहा ये कैसा एरिया है, नाम से तो अजीब सा लग रहा है। मतलब कि अजीब सा। कह रही पॉश एरिया है, वहाँ पे सब फिल्मी लोग रहते हैं। मैंने कहा अच्छा। अपना ऑटो में बैठी, बैग लेके चली गई एकता कपूर प्रोडक्शन के बाहर। और भैया देखो, मैंने कहा वाह यार, एकता कपूर का प्रोडक्शन, एक दिन मैं ना यहाँ पे सीरियल करूंगी। मतलब होता है ना, मतलब एकदम ये तो फिल्मी कहानी होगी पूरी ना एकदम। मतलब अर्चना एक दिन ना तू यहाँ पे सीरियल करेगी, वाह। एकता कपूर मैम से मिलेगी, वाह। ये कह रही वो तो अब छोड़, पर तू रहेगी कहाँ, ये तो देख। हाँ, तो वहाँ जाके आइडिया आया। समझ में अब
रहना कहाँ है समझ में नहीं आया। और कोई दोस्त था बॉम्बे में? कुछ नहीं। फिर मुझे किसी ने बताया मेरे मेरठ में कि जस्ट डायल पे ट्राई कर, अच्छा। वो तेरे को पीजी देंगे। मैंने जस्ट डायल पे ट्राई किया 888888 करके मैंने कॉल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी सारे कॉल आने लगे, हम बताएंगे। तो मैं गई वहाँ पे आदर्श नगर, आर राइट, जहाँ सारे ऑडिशंस वगैरह चलते हैं, मॉडल वॉडल भी सब वही, हाँ सारे में। तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल, तो वहाँ पे मुझे 6000 रुपये पर बेड मिला। अच्छा। एक रूम में, मतलब अगर आप 2 बेड लोगे तो आपके 20,000 रुपये हैं, अगर आप 3 बेड लोगे तो 10,000 रुपये, अगर आप 4 लोगों के साथ लोगे तो आपके 6,000 रुपये। मैंने कहा अर्चना ज़्यादा सोना ही तो है बस। राइट। 4 में सोचा, तो मैंने एक बेड ले लिया। और कितने लोग रह रहे थे इस घर में? 4 लोग, मतलब हॉल मिला था हमें। हॉल में उसमें 4 बेड डले हुए थे, सिंगल और 4 अलमारियाँ। किचन सबका कॉमन था, कोई भी कुछ भी बनाए अपना। तो मैं गई, तो मैं अपना कपड़े लगा रहे थे, तो लड़कियाँ सुबह उठी, तैयार वैयार होने के लिए जा रहे थे। देख रहे होंगे कौन है न्यू एंट्री। हाँ। तो मैंने कहा उनसे कि कहाँ जा रहे हो आप लोग? हाय मैं अर्चना हूँ। तो मतलब स्टाइलिश एटीट्यूड। ओ हाय, कहाँ से हो तुम? मैंने कहा मेरठ। ओ यूपी वाली हो? तो मैंने कहा हाँ, आई एम फ्रॉम यूपी, बट दिल्ली के पास है, दिल्ली बिल्कुल टच है। मतलब कवर अप एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई मैं मतलब यूपी की हूँ, बट थोड़ा दिल्ली साइड की हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ऑडिशन देने जा रहे हो। ओके। तो मैंने कहा मैं भी चलूँ। तुम्हें आए हुए 2 घंटा नहीं हुआ, पर तुम ऑडिशन देने जाओगी? ओके। तो मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे भी ट्रेन में सो के ही आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब कच्छे पहन रखे थे, छोटे कच्छे, कोट पैंट। राइट। तो मैंने कहा यार कोट पैंट मतलब लकीली मैं बोलूँ, यहाँ पे बोलूँ कि मतलब आप आए बॉम्बे अपने सपना पूरा करने, ड्रीम पूरा करने, और जिस घर में भी पहुंचे तो वहाँ पे भी मॉडल ही रह रहे हैं, एक्टर मॉडल्स ही रह रहे हैं। सब लड़कियाँ। तो उन्होंने यार छोटा कच्छा पहन रखा, मुझे पता नहीं था उसको हॉट पैंट भी बोलते हैं। शौक था मतलब देख के कि ये क्या है, या ये कपड़े क्या डाल के घूम रही हैं। तो मुझे क्या लगा, एक्चुअली मेंटालिटी ऐसी थी कि अच्छा मुंबई है, शायद ये कपड़े चलें, छोटे कपड़े पहनेंगे उतना सिलेक्शन होएगा। तो मैंने ये कैंची ली किचन से और अपना पैंट काट दी, और मैंने कहा अच्छा लग रहा है, मैंने कहा ये पहन के चलती, तो मैं अपना चल दी करके। वो कहते चलो। तो मैं गई, ऑडिशन में लाइन लग रही थी, ये प्रोफाइल आता नहीं था, वहाँ पे प्रोफाइल दिया, ऑडिशन दिया। मतलब किस्मत इतनी अच्छी थी, मैंने पहला ही ऑडिशन दिया और पहला ही ऑडिशन क्लिक हुआ। उस दिन मैंने 4 ऑडिशन दिए थे। पहला ऑडिशन और पहला दिन बॉम्बे का। पहला दिन बॉम्बे में कि आपको कल से शूट पे आना, 3000 रुपये पर डे, यही है। और क्या था ये? क्या था? कुछ नहीं था, मतलब एक शो था राजा का, उसमें जो राजा का बीच वाला भाई था, उसकी मैं पत्नी बनी थी, बस पंखा हिलाना था। ठीक है यार, स्टार्टिंग के लिए भी नॉट बैड। मैंने कहा यार पंखा हिलाने का 3000 रुपये पर डे, वाओ यार अच्छा तरक्की हो रही है। तो उन्होंने कहा 3 दिन का शूट। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3000 मतलब 9000, चलो यार ठीक है, किराया तो निकल गया। हाँ मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे बट ये पता नहीं था जो सीरियल का पेमेंट है ना 3 महीने के बाद मिलता है, बॉम्बे में लेट आता है, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है। अपना मेरा आया नंबर, और उसमें मेरा डायलॉग, ओ वाओ डायलॉग आया। उन्होंने तो बोला था डायलॉग इतना नहीं होगा, बट जब मेरा डायलॉग आया, स्वामी भोजन लग गया है, कृपया करके चले। मैंने कहा अर्चना यार बेइज्जती हो जाएगी तेरी, भैया सही डायलॉग बोलियो। फिर उसके बाद मैं अपना फॉर्म में आया, पूरा लहंगा फुल अपना स्टाइल मारते हुए ऐसे पंखा हिला रही, स्वामी आपका भोजन लग गया है, शीघ्र आप भोजन प्रस्थान करें। ओह माय गॉड, तालियां तो नहीं बजी, बोला तो नहीं ऑस्कर परफॉर्मेंस दे दिए। अरे कहां तालियां भी, सुनो तो बेइज्जती क्या हुई आगे, सुनो तो मेरी मतलब बेइज्जती में कमी नहीं की मैंने, मतलब बेइज्जती हुई। अच्छा बेस्ट चीज क्या है, मैं अर्चना को जितने टाइम से जानता हूँ, एक बात ये है कि जो है मतलब बता देंगी, छुपाने का कोई नहीं है, जो हुआ है वो हुआ है। देखो कल को मेरे गांव से या कहीं से भी लड़की आएगी, उसके साथ ये सब चीजें होगी, तो वो सोचेगी यार मैं नहीं हूँ। तो उनको ये बात पता होना चाहिए कि भाई तुम अकेली नहीं हो, इस दुनिया में जो आता है सबके साथ बेइज्जती होती है और सबके साथ ये चीजें होती है। तो आप टेंशन मत लो। तो मैं चाहती हूँ कि उनको मोटिवेशन करना, इसलिए मैं अपनी सब चीज सच बताती हूँ, कोई खोट नहीं रखती। तो क्या हुआ फिर क्या हुआ, मैं गई वहाँ पे तो सारा चीजें, तो उन्होंने बोला कि आपका 3 दिन से ना अभी 15 दिन हो गया है। वाह। तो 15 मिनट को वाह यार मजा आ गया। मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने मम्मी ऐसे बातें ही ठीक है। बाद में पता चला जो पेमेंट है ना 3 महीने के बाद मिलेगी। अब टेंशन कि यार अब क्या किया जाए। तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने मतलब ऐसे मदद के लिए बोला कि चल सूरत चल ले। तो मैं सूरत चल ली साड़ी शूट के लिए। तो मैंने कहा चलो साड़ी शूट में तो हैंड टू हैंड पेमेंट मिलता है, वहाँ पे भी 6000 रुपये पेमेंट पर डे, साड़ी पर डे साड़ी शूट 100 साड़ियाँ चेंज करनी है एक दिन में। हाँ एक दिन में।
मुझे लगा ऐसे लपेट के ऐसे खड़ा होना है, चेन नहीं है ना। मुझे क्या पता 6 इंच की सैंडल पहनाएंगे राइट और Proper पैरों को क्रॉस करवाएंगे हाँ, और फिर Shape देनी होगी। शेप देंगे हाँ, और पोजीशन देंगे, 5 लुक देंगे, पता नहीं मुझे भाई। राइट वहाँ पे उन्होंने बताया, मैंने कहा मैं तो कर लूंगी, मैंने बोल तो दिया। बाद में जब मैंने आई थिंक 15 साड़ी मैंने की, मेरी हालत खराब। तो अभी 15 साड़ी हुई और मेरे तो पैर दर्द होने लगे, कैसे करूंगी मैं। राइट मैंने कहा सर 2 मिनट के लिए वेट कर लूं। तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि यार सुनो, कल से इसको मत बुलाना। अच्छा, मुंह पे बोल दिया? मतलब हाँ, साइड में। मैंने सुन लिया। मैंने कहा सर मेरा आज पहला दिन है, मैं ये नहीं बोली मैं नहीं कर सकती, बट थोड़ा Break दे दो। थोड़ा करके करूंगी। हाँ। उनका आई थिंक शायद 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। उन्होंने मतलब इतना सुनाया मुझे, मैंने कहा यार क्या है लोग हैं, मतलब इनको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता। उस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा रोई अपनी लाइफ में ट्रेन में, क्योंकि हम लोगों का ट्रेन का होता था वो जो बैठ के जाते हैं ना। राइट तो हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे से उठने के बाद 6 बजे 5-6 बजे की करीब शताब्दी आती थी जो भी बैठने वाली। फिर रात को 8 या 9 बजे की ट्रेन थी जाने की मुंबई से। ओके। वो सूरत से मुंबई सेम डे मतलब 100 साड़ी करो और वापस जाओ। उस टाइम पे मैं जो रोई हूँ ना, मैंने कहा भाई ये मुंबई है, यहाँ पे आपको कुछ करना आसान नहीं है। और मम्मी ने भी ये बोल, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना क्या किया हुआ है, मेरी मम्मी ने, आपने देखो पुलिस वाले जो ट्रेनिंग करते हैं तो बलियान पे ना नंबर लिखा होता है 1 2 3। तो मम्मी ना वो छपाई करती थी। तो उसका कुछ 5 रुपए मिलता था। छपाई मतलब वो हाँ, कहीं जॉब करते थे? नहीं घर में ही, मतलब लाइक घर में जैसा घर का होता है ना, पुलिस के जो बलियान होते हैं, तो बलियान पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे लगा होता है ना, पीछे नाम लिखे होते हैं वो। तो उसका आगे का 5 रुपए, पीछे का 5 रुपए, यानी 10 रुपए एक बलियान का मिलता था। पाइपिंग का 2 रुपए मिलता था, जो यहाँ पे पाइपिंग लगती है। तो मतलब मम्मी ने वो कर करके मुझे पैसे भिजवाती थी कि ले ले ले। तो पापा को गुस्सा आता था कि नहीं हो रहा तो बुला लेना, मुंबई इतना आसान नहीं है। तो मैं मम्मी को सिर्फ एक ही बात कहती थी, मम्मी भरोसा रखो मैं कर लूंगी, भरोसा रखो मैं कर लूंगी। तो मतलब मैंने ना इस चीज से मतलब लाइफ पूरा मुंबई अपनी बिताई है। फिर मेरे को काम मिलने लगे, शूट मिलने लगे, चलने लगा। फिर मेरे लाइफ में बुरा वक्त आया जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन में मतलब मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि मैं सुसाइड तक पहुंच गई थी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे कान में किसी ने डाल दिया कि दुनिया मर जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। और उस टाइम पे मैंने नया घर लिया था रेंट पे, जिसका 60,000 रुपये रेंट था। जो ओनर था वो भी टॉर्चर करता था। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं ऊपर जब खड़ी थी तो मुझे मम्मी का ख्याल आ गया। तो मैंने वो चीज़ ये थी जब सुशांत सिंह जी का जब हुआ था, उससे 4 दिन पहले मैं खड़ी थी। उनका भी लॉकडाउन से पहले ही था, 2-3 दिन पहले की बात थी। राइट। तो वो था, तो वैसा सिचुएशन मेरा हो गया था। बट फिर अपने आप को संभाला, चीज़ें की, मुंबई छोड़ दिया। मुंबई छोड़ दिया। लास्ट बार मुंबई को देख के बोला था कि अगर मेरे नसीब में मुंबई है ना, तो मुंबई तुम मुझे ज़रूर बुलाओगी और मैं ज़रूर आऊँगी। सिर्फ ये बोल के मैं चेन्नई शिफ्ट हो गई। वहाँ पे साउथ की फिल्में करने लग गई। फिर साउथ की फिल्में नहीं मिलने लगी, डिप्रेशन में हो गई, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ऐसे ही पापा बैठे हुए थे कि ऐसे ऐसे है इलेक्शन, ये वो फलाना दिन का विधायक, ये होता है ये होता है ये होता है, तू भी लड़ ले। मैंने कहा मैं कैसे लड़ सकती हूँ। कह रहा अगर मैंने तुझे टिकट दिला दिया तो। मैंने कहा ठीक है। तो पापा अपना जुगाड़बाजी, मेरे पापा जुगाड़ू हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। तो पापा जुगाड़बाजी करने लगे। तो पापा ने जुगाड़ किया, दीदी से बात करके प्रियंका गांधी से मेल वेल करवा के सारा चीजें, वहां से मुझे कॉल आई। दीदी ने मुझे टिकट दे दिया। और ये अपने एरिया से, आपके एरिया से। तो दीदी ने मुझे एक बात बोला कि अर्चना देखो, अगर इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा पर हार नहीं माननी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो दीदी के उस चीज़ पे मैं मोटिवेशन आया। मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं हार गई, मैं बहुत रोई, बट मैं शांत नहीं बैठी। मैंने कहा नहीं, मुझे आगे भी लड़ना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। जो दुनिया बोलती है ना कि ये कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो फिर मैंने वो चीज़ सोच लिया। उसके बाद मुझे आया फिर बिग बॉस से कॉल। मैंने कहा क्या करें, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं दुनिया को ना। बट बिग बॉस से पहले मुझे एक बात बताओ कि एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, लड़कियों के लिए पॉलिटिक्स में जाना बहुत मुश्किल था क्या? देखो मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, क्योंकि लोगों ने मेरे पे बहुत ज़्यादा लांछन लगाया कि हेलीकॉप्टर से उतरी, टिकट लिया और लड़ ली। मतलब हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, हम दोनों ने इतना संघर्ष किया है, धरना दिए, ये दिया है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। प्रॉब्लम करने वाली ये लेडीज ही थी या मेल्स भी थे? मेल्स भी थे, क्योंकि देखो जिनका टिकट मैंने काटा उनको तकलीफ तो हुई होगी ना। और उनको जब तकलीफ हुई तो उन्होंने मेरे लिए भांजी भी मारी, बहुत सारी चीजें। तो बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं हर चीज को लड़ने के लिए तैयार हूँ। बट ये तो आप थे कि आपका एक है वो है कि मैं लड़ लूंगी या मेरे को लड़ना है। बट एक नॉर्मल लड़की के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना आसान है? देखो
है तो बहुत मुश्किल, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ठान ली है कि आपको राजनीति में जाना है, या आप कोई भी फील्ड से हो, चाहे आप पुलिस हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बट आपने अगर ठान लिया है तो फिर आप ना लोगों की चिंता नहीं करो। ये ना हो कि कल अरे यार मैं ये करूँगा तो ये क्या सोचेगी, मेरे पे तो लांछन लग जाएगा, मेरे को तो गलत समझेंगे, मेरे को तो ये सोचेंगे। तो मैं बस लड़कियों से यही बोलना चाहती हूँ कि ये दुनिया है, दुनिया का काम है बात बनाना और इमेजिनेशन कर करके गॉसिप्स करना। तो आपको ना उस चीज़ पे ना ध्यान ही नहीं देना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। और क्योंकि आपको अपना फोकस, कोई आपके लिए ना रोटी नहीं ला रहा, कोई आपके लिए घर पे राशन नहीं बेच रहा, या आपको कोई ये नहीं बोलता कि लो मैं 50,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, ऐसे ही अपना घर खुद ही चलाना है, अपना खुद घर चलाना है। तो दूसरों की सोचनी नहीं है, जो आपको करना है ना आपको वो करना है, क्योंकि आप ना इस जन्म में पैदा हुए और ये जन्म आपका है, दूसरे का नहीं। क्योंकि जब दूसरा जन्म लोगे ना तो आपको नहीं पता कि आप क्या बन जाओ। तो इस जन्म में ही आपको आपके सपने पूरा 100% देना है। इसलिए मैं महिलाओं को भी बोलती हूँ जिनकी शादी हो गई है, वो अपने पति से टॉर्चर कर करके रहती हैं, जरूरत नहीं है। आपके पास इतनी ताकत है, आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो चुका है, यूट्यूब व्लॉग बनाओ, रील्स बनाओ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं जो अपनी कुकिंग से अपना घर चला रही हैं। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ आजकल का जो माध्यम है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, पूरा उसका इस्तेमाल करना चाहिए बेसिकली। तो मैं हर चीज़ को यही बोलती हूँ, और इसी वजह से मैं राजनीति में आई हूँ कि मैं ना महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकूँ, इतना दबंग बना सकूँ कि हर एक महिला ना दबंग हो और किसी से न डरे। तो मुझे बिग बॉस मिला, तो फिर मैंने सोचा कि राजनीति के बाद अब ये बहुत अच्छा माध्यम है अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाना। तो मैं क्या चाहती थी, मैं चाहती थी कि इस भारत की हर लड़की दबंग बने, तो मैंने वही दबंग किरदार अपना बिग बॉस में निभाया। मैं किसी से नहीं डरी, इनफैक्ट पूरी दुनिया को पता है कि मेरा कोई माई बाप नहीं था। उस सीजन में सबसे ज्यादा नाम आप ही का था, मतलब वो दबंगी जो थी और वो एकदम टेंशन फ्री। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी महिलाओं ने पसंद किया है, मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे था कि मुझे डरना नहीं है, मुझे बस जो मेरा है पॉइंट ऑफ व्यू वो रखना है। तो मैंने वो चीज़ की। मेरा कोई माई बाप नहीं था, मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, ना मैं कलर्स फेस थी, मुझे किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं था। मैं एक सिंपल सी लड़की गई आगे तक और अपने दम तक आगे तक पहुंची। बाकी लोग तो जैसे आपने देखे, कोई कलर्स फेस था, किसी का सोर्स लगा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, बट मेरा कुछ भी नहीं था। मैं अपने दम तक वहाँ तक पहुंची। और जैसे कहते हैं, बहुत लोगों ने बोला कॉमन मैन, कॉमन वुमेन जो भी था, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई कॉमन था। सब लोग कुछ ना कुछ थे। किसी ने एक्टर था, बिग बॉस किया हुआ था पहले से, किसी ने सीरियल किया हुआ था, कोई किसी के सोर्स से था। मैं एक ऐसी थी जो किसी की सोर्स से भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और सिंपल लड़की आगे तक गई। तो मुझे यही मैसेज देना था पूरी दुनिया को, जो मैंने दिया, और मुझे लोगों ने पसंद भी किया। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद बाहर निकली, काम मिलने लगा। बाहर निकलने के बाद कैसा सोचा था लोग इतना प्यार करेंगे, मतलब इतने सारे लोग। मेरी मम्मी खुद फैन थी। मेरे को आज भी याद है अर्चना के साथ मेरा फर्स्ट एवर शूट जब था, एंड माय मॉम मेड श्योर, शी सेड कि अर्चना से मेरी एक बार वीडियो कॉल पे बात कर, मतलब शी वाज एकदम रिलीजियस फॉलोअर कि भाई देखना है मेरी वाइफ ये। शी वाज, मतलब कोई भी बिग बॉस का सीजन नहीं देखा, बट शी वाज ओनली वाचिंग योर, मतलब सबको प्यार हो गया था। आई थिंक बहुत लोग जुड़े। तो बाहर आने के बाद एक्सपेक्ट किया था कि क्योंकि आप तो घर पे थे, कुछ पता नहीं होगा कि बाहर क्या चल रहा है, बट बाहर आते ही कैसा रिएक्शन लगा? देखो, बाहर आके जो रिएक्शन लगा, मेरा सबसे पहला फ्लाइट था दुबई का, नहीं मेरठ का। तो मैं मेरठ गई थी, और जब मैं गई थी वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे जो क्रेज था, बॉम्बे या मेरठ? बॉम्बे और दिल्ली। हाँ, मतलब बॉम्बे से दिल्ली गई थी एयरपोर्ट पे। जब मैंने पहली बार देखा, ओ माय गॉड अर्चना यार, तू तो सच में सेलिब्रिटी बन गई यार। मतलब क्रेज था ना, मतलब तब मैंने सोचा अच्छा, मैं जो चाहती थी मतलब कि लोगों के दिलों में जगह बनाऊं, और तो लोगों ने मतलब एयरपोर्ट पे ही पहचान गए थे, रोकना शुरू कर दिया। मैं सच में, मतलब मैं लेट हो रही थी, बट मैं ये नहीं बोलती हूँ चाहे मैं कितनी भी लेट हूँ, कोई अगर मुझसे सेल्फी मांगता है तो मैं तुरंत देती हूँ। चाहे मैंने मेकअप किया हो, चाहे मैंने मेकअप नहीं किया हो, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ। कुछ एक्ट्रेसेस, कुछ एक्टर लोग होते हैं कि मेकअप नहीं होता या प्रॉपर तैयार नहीं होता तो वो फोटो नहीं देते, बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं जैसे भी हूँ मैं देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो मुझे लगा वो मेरी पहली अचीवमेंट थी। और फिर उसके बाद पैप्स आते थे, हर जगह जाती थी, मतलब एक बहुत अच्छा मतलब फील होने लगा।
लगा। मेरठ पहुंच के क्या था, मतलब देखो ये तो बॉम्बे था, हाँ। जब अपने होम टाउन अपने शहर पहुंचे, मम्मी का रिएक्शन क्या था? बिकॉज़ मम्मी की जितनी मेहनत लगी है। मोदी नगर, गाजियाबाद, दिल्ली, सबसे बसेज आई थी मिलने मेरे से। मतलब होता ना गाँवों में बस कर लेते हैं कि चलो चलते हैं, क्योंकि मैंने वो डाल दिया था कि मैं यहाँ सब आए थे और मैं हो गई लेट। हाँ। मतलब तब तक उन लोगों ने मेरा वेट किया, मतलब सोच रहे तुम, ऐसा क्रेज था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पल मैंने बहुत अच्छे जिए। फिर मैंने सोचा कि चलो ये मेरा एक अचीवमेंट हो गया है और आगे आगे भी मुझे करना है। और रही बात राजनीति की, वो तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना है। बट कैसे फिर बैलेंस करते हो? करते हैं ना, देखो सब लोग तो करते हैं बैलेंस, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, देखो मेरा मेन मोटिव क्या है, एज आ एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना। बट ये है कि मेरा एक्टिंग फील्ड भी है, तो आपको इसमें भी मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बट जो भी है दोनों को मुझे बैलेंस करना है। तो मैं अभी तक दोनों को बैलेंस करती हुई आई हूँ। जब ज़रूरत है वहाँ पे, जैसे औरत होती है वो ऑफिस भी चला सकती है, घर भी चला सकती है, तो मेरा भी ऐसा ही है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। रोल मॉडल कौन है अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की और एक्टिंग की? अब दोनों फील्ड अलग अलग हैं, राइट। तो दोनों की रोल मॉडल अर्चना के लिए? देखो पॉलिटिशियन की रोल मॉडल मेरी जो है वो प्रियंका गांधी जी हैं, जिनको मैं दीदी बोलती हूँ। राइट। आज भी वो मेरी रोल मॉडल है। और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, उसमें प्रियंका चोपड़ा है, तो दोनों ही प्रियंका है। हाँ, तो प्रियंका चोपड़ा है, वो दोनों मेरी रोल मॉडल है और मुझे बहुत पसंद है। तो अभी एज अ पॉलिटिशियन कौन से ऐसे इशू हैं विच यू वांट टू हाईलाइट, मतलब जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इशू चल रहे हैं वो महिलाओं के ऊपर हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई पर, उनके कल्चर पर और उनकी आज़ादी पर बहुत सारी इश्यूज ऐसे हैं जो कि उनको एक मोटिव नहीं मिल पाता, चाहे वो किसी भी चीज़ से है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि उनको भी मतलब एक आरक्षण टाइप मिले, उनको भी एक सुविधा मिले कि जिससे कि वो आगे बढ़ सके, आगे पढ़ सके। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बट वो एक छोटे स्तर पे ही लटकी हुई है। हम मैं और बाकी जो देशवासी हैं वो चाहते हैं कि उनको पढ़ाई मिले, पढ़ाई में उनको इतना फ्री चीज़ें हों या बहुत ऐसी चीज़ें हों जिनसे वो अपनी पढ़ाई कर सके, क्योंकि आज भी गाँव में ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बच्चियां हैं जिनको पढ़ाया नहीं जाता, उनकी कम उम्र में शादी कराई जाती है। तो मैं बस सरकार से यही चाहती हूँ कि उन पे थोड़ा ध्यान रख के उनको आगे बढ़ावा दिया जाए, तो जिससे कि वो अपने पैरों पे कुछ आगे कर सके अपना। तो अभी आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं अगर हम इंडस्ट्री की बात करें और पॉलिटिक्स की बात करें? देखो इंडस्ट्री की बात बस 1-2 महीने और बाकी हैं, जल्दी आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। और रही बात म्यूजिक वीडियो की, अभी म्यूजिक वीडियो चल रहा है, अभी मैं कल ही शूट करके आई हूँ पारस छाबड़ा के साथ। तो हम लोगों का ये जो गाना है वो 30 तारीख को रिलीज हो जाएगा, अखियां द नूर। एंड उसके बाद एक और गाना आ रहा है, तो म्यूजिक वीडियो तो साथ के साथ चल रहा है। उसके अलावा कुछ बड़ी चीज भी आने वाली है, तो उसके लिए आई थिंक शायद 1-2 महीना और वेट करना वो इंडस्ट्री की या पॉलिटिक्स की? इंडस्ट्री की। और पॉलिटिक्स में भी शायद 1 साल में कुछ आ जाए। मतलब हार नहीं माननी, ये करना ही करना है। बट अर्चना, अपना जो स्ट्रगल रहा मॉडलिंग का, एक्टिंग का, उसके लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो? लाइक उनको क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? ओके, मैं उन लोगों को बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मुंबई आ रहे हो तो आप इस सोच से आए कि आपको ना हार नहीं माननी, क्योंकि मुंबई आपको रुलाएगी भी, सताएगी भी, दुख भी देगी। बट आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकल के जब आपको तरक्की मिलेगी, वो तरक्की आपके लिए सबसे बेहतरीन होगी। तो कभी आप ये ना सोचें कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैं अब क्या करूँगा, मैं दूसरा ऑप्शन रखता हूँ। तो अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो एक्टर बनने के लिए, तो फिर अपनी लाइफ में ना दूसरा ऑप्शन का ऑप्शन ही मत रखिए। आपको अगर एक्टर बनना है तो बस एक्टर ही बनना है, समझ रहे हो? जब तक कि आप उस लिमिट तक ना टूट जाओ, जब तक मतलब लाइक मैं तो चाहूँगी नहीं टूटे, बट उस वक्त तक ना टूट जाओ, तब तक आप दूसरा ऑप्शन रखें ही ना। जब आपको लगता है कि हाँ अच्छा चल रहा है, तो आप उस फ्लो में जाए। जब मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी तब मैंने दूसरा ऑप्शन पॉलिटिक्स रखा था, बट जब ऑप्शन रख चुकी हूँ तो उस ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहती। तो इसलिए आज भी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, बट आप पहले फोकस करें कि आप अपना एक ही ऑप्शन को लेके चलें। ये ना हो कि जैसे मुंबई आए 1 या 2 महीने में आपके पैसे खत्म हो गए, तुरंत आपने दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैंने भी दूसरा ऑप्शन ढूंढते ढूंढते 16, 17, 18, 19, 20 5 साल लगे थे। 5 साल के बाद मैंने दूसरा ऑप्शन बनाया था। अच्छा, इतनी जल्दी आप बॉम्बे पहुंच गए थे? हाँ। अच्छा, बहुत स्मॉल टाउन वाले लोगों को बड़ा डर लगता है, मतलब क्योंकि जैसे हम भी, मैं फैशन इंडस्ट्री में इतने टाइम से हूँ, लोगों को लगता है नहीं यार हम दिल्ली से नहीं है, बॉम्बे से नहीं है, मॉडल नहीं बन सकते, एक्टर नहीं बन सकते, और उनको लगता है कि अगर वो अपने वो टाउन से बाहर निकलेंगे या नहीं होगा कुछ, वो डर बहुत है।
तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तो कुछ होना नहीं है। होगा नहीं। एक्चुअली क्या है, आपकी नहीं है, दिल्ली तो आपने बहुत बड़ी जगह बोल दी, मतलब जहाँ मैं मेरठ रहती हूँ और भी जगह है, तो वहाँ पे क्या है ना, मुंबई को आज भी विदेश बोला जाता है, बोला जाता है फॉरेनर है, मतलब हम मुंबई जा ही नहीं पाएंगे, बहुत टफ है। तो मुझे बस एक ही चीज़ कहना है कि जो चीज़ आपने की नहीं, आप उस चीज़ का अंदाज़ा मत लगाइए, और गलत अंदाज़ा तो मत लगाइए, क्योंकि जब तक आप घर के बेड से उठोगे नहीं, घर के बाहर जाओगे नहीं, शहर के बाहर जाओगे नहीं, सिटी के बाहर जाओगे नहीं, कंट्री के बाहर जाओगे नहीं, तब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा, एक्सप्लोजर नहीं मिलेगा। तो आपको दुनिया को एक्सप्लोर करना है, लोगों से मिलना है। बस आप डेली ये सोचें कि आज आपने नई चीज़ क्या की है, आज आपने किन नए लोगों से मिले हैं, और जिन लोगों से मिले हैं वो आपसे ऊपर के लोग हैं या आपसे नीचे के लोग हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि हमेशा उन लोगों से उठिए बैठिए, या उन लोगों के साथ एक्सप्लोर कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ आप उन तक पहुँचना चाहते हो। तो आपको घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना भी पड़ेगा, एक्सप्लोर भी करनी पड़ेगी दुनिया। तो मैं उनको बस यही बोलना चाहती हूँ। आपके इतने एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, आई एम श्योर क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है ना, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अपना इंडस्ट्री वाली बात, तो इसको कोप अप कैसे करते हो, दोनों को कैसे झेलते हो? मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई हैं। मेरे साथ एक्चुअली मेरे साथ पंगा ही इंग्लिश का था, मुझे इंग्लिश आती नहीं थी। तो जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में इंग्लिश में बात करते हैं, तो मैं हिंदी में बात करती थी और मैं बोलती थी कि सॉरी आई एम नॉट गेटिंग यू, आप हिंदी में बोलेंगे क्या। अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं, मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हिल जाता है। जैसे मैं हिंदी से कंफर्टेबल हूँ तो थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सा हिल जाता है। तो इसमें वो लोग ना मुझे जज कर लेते हैं, ओ गाँव की है, गंवार है, ये है वो है। तो मैं बस उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि टैलेंट जो होता है ना, वो ये नहीं देखता कि ये हिंदी बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है। टैलेंट ऊपर से आता है और टैलेंटेड लोग ही आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को अगर हिंदी नहीं आती या कोई भी आपको लगता है कि हम जा नहीं पाएंगे, तो बस आप अपने टैलेंट पे भरोसा करना। तो मैंने लाइफ में अपने टैलेंट पे भरोसा किया है, जो मैं इस काबिल पहुंच पाई हूँ। आज मैं इस काबिल पहुंच पाई हूँ कि लोग मेरे से जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो लोग भी टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अर्चना नॉट कम्फर्टेबल, और आपको मिलना चाहते हैं, फोटो कराना चाहते हैं। तो आप सोच रहे हो आप इस काबिल बनो कि वो अपने आप को चेंज कर दे, आप अपने आप को चेंज ना करो। आई नो इंग्लिश इज़ अ बिग थिंग, और इंग्लिश में मुझे लगता है कि मुझे भी सीखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें ज़रूरत है। बट ये ना हो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, नहीं आ रही, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप जैसे हो ना, आपको दुनिया वैसे ही पसंद करनी चाहिए। और बिग बॉस में मैं जैसी थी या खतरों के खिलाड़ी में मैं जैसी थी, दुनिया ने मुझे वैसे ही पसंद किया। तो उससे बड़ी अचीवमेंट मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ है। तो मतलब कलर्स वालों को भी समझ आ गई होगी ना कि यार इसके बिना काम नहीं चल रहा है, लड़की फुल नंबर दे रही है हमारे चैनल को। अभी एक शो आया है लाफ्टर शेफ, जो कलर्स पे आता है, उसमें सिलवट्टा आया था अभी कुछ 1-2 दिन सीजन पहले। ओके। तो मैं उस सीजन को देख रही थी, मुझे अपनी याद आ गई। मैंने कहा यार मेरा सिलवट्टा था बिग बॉस में। बट कभी सोचा था ऐसे कि यार मैं बिग बॉस तो चलो आप पहुंचे, कि उसके बाद बार बार दरवाजे खुलेंगे, वो कैसा हुआ वो, बिकॉज ऑफ यू बीइंग यू मे बी, मतलब तभी इन लोगों ने बोला यार इसको हम आगे भी लेके चल। तो मुझे लगता है कि मेरी देसी चीज़, मेरी इनोसेंसी लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है। और मैं सच में कहती हूँ, मैंने लाइफ में आज तक कभी खोट नहीं किया, झूठ नहीं बोला। जो मन में है ना वो बाहर है। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि औरों की तरह ओ माय गॉड अपना इमेज अच्छा करती हूँ, ये करती हूँ, नहीं। आप जैसे हो ना आप वैसे हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। भगवान भी तो है ना, भगवान देखता है। तो मुझे लगता है कि वही देन है जो मैं आगे तरक्की कर रही हूँ। लाइफ का कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मोमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट जिसने आप पे एक इम्पैक्ट डाला हो, जिससे आपकी सोच या नजरिया जो बदला हो, कुछ हुआ है ऐसा? राइट, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो मुझे 1 महीना पहले टिकट मिला था, और जब मैं वहाँ पे लॉकडाउन लग रहा था तो मैं 4 से 5 लोग से ज़्यादा अलाउ नहीं थे। तो जब मैं घर घर वोट मांगने जाती थी तो मैंने वहाँ पे ना औरतों की और बुज़ुर्गों की मैंने प्रॉब्लम सुनी, बच्चों की प्रॉब्लम सुनी। तो मुझे ना कभी कभी रोना आता था। तो मुझे ऐसा लगता था उन लोगों को मेरे से उम्मीद हो गई है कि हमारी बेटी है, हमारे में से ही निकली है, हमारे पेट में से ही निकली है। तो उन्होंने ना मुझसे एक उम्मीद लगा ली थी कि ये आएगी, इलेक्शन जीतेगी, हमारे लिए कुछ करेगी। तो उस टाइम से मैंने ठान लिया था कि उन लोगों ने मेरे से उम्मीद लगाई है ना, हाँ। तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगी। और तब से मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मेरी वजह से दूसरों का भला हो। अब एक आखिरी सवाल ये है कि क्या चाहते हो कि जब अर्चना की लोग बात करें आज से 5 साल 10, क्या लेगेसी आप छोड़ना चाहते हो, क्या है माइंड में? मैं बस लेगेसी ये छोड़ना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, जैसे कि आज मुझे पसंद करती हैं, औरतें पसंद करती हैं, मैं चाहती हूँ वो डरे नहीं किसी चीज़ से। चाहे वो प्यार में धोखा मिले, चाहे माँ बाप से रिलेटेड हो, चाहे हस्बैंड से रिलेटेड हो।
मतलब वो ना कभी अपने आप को ना कमज़ोर ना समझे, मतलब हमेशा ऐसा रहे कि यार ठीक है तो जा रहा है ना, जाते तू चला गया, देख 70 लाइन बहुत खुली हैं, जॉब छूट गई छोड़ दूंगी दूसरे रास्ते, क्योंकि जब मेरी जॉब छूटी थी ना मैं टूट गई थी यार, अब क्या करूंगी मैं। बट तब मैंने रियलाइज़ किया अच्छा मेरी ये जॉब छूटी है बिकॉज ऑफ मुझे, मेरा रास्ता ही कहीं और था। मुंबई छोड़ा है, मैं टूट गई थी, अच्छा मुंबई छूटा बिकॉज मुझे पॉलिटिक्स में आना था, और वो कभी सोचा नहीं था। नहीं पॉलिटिक्स में हार गई, ओ माय गॉड टूट गई थी। मैंने कहा पॉलिटिक्स में मैं हार गई कैसा हुआ, अच्छा बिग बॉस मिलना था, बिग बॉस में नहीं जीती, ओ माय गॉड क्यों नहीं जीती, बिकॉज दूसरी दिशा में जाना था। तो मतलब कभी भी आपके साथ कुछ चीज़ें गलत होती है ना, तो आप लोग ना उसका इम्पैक्ट ना डालें, मतलब वो जो बोलते हैं टूटे ना कि कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। हाँ, तो आप ये सोचो कि आपके लिए रास्ता कुछ और खुला है, इसलिए आपकी ये सब चीज़ें छूटी हैं। तो बी पॉजिटिव और बी स्ट्रॉन्ग, हार नहीं माननी बेसिकली, अर्चना की तरह। सो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं गाइज, एंड थैंक यू सो मच अर्चना, आपने इतना टाइम निकाला एंड मेरे लिए मेरे पॉडकास्ट पे टाइम है। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू, एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो ये पॉडकास्ट देख के। अपने व्यूज अपने कमेंट्स नीचे जरूर मेंशन करिएगा। सो गाइस, प्रवीण ने नया पॉडकास्ट खोला है, तो मैं चाहती हूँ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें। थैंक यू।